हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत लेमैन लैंग्वेज में है, ठीक है। ईजिली कोई भी समझ पाएगा। जो मैं एडिटोरियल कवर करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? इसके बारे में, यूक्रेन एंड द एनाटॉमी ऑफ इंडियाज न्यूट्रलिटी, ठीक है। घबराइए मत, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन इट। बहुत ही ईजी, बहुत लेमैन लैंग्वेज में है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीबडी। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड अबाउट यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया स्टैंड, सो दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी ईजी एंड अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिकली कि आपको एक बैकग्राउंड पता चल जाए, राइट। और भी कुछ इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन आवर टू डू लिस्ट वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्या आता है हमारे टू डू लिस्ट में? कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग कुछ कमेंट करके बताइएगा कि इसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। इन सब के आंसर्स दोस्तों हम शेयर कर देंगे। और कुछ बच्चों ने ऑलरेडी रिप्लाई किया हुआ है हमारे कम्युनिटी स्पेस में। कहाँ पे? यहाँ पे। जैसे प्रांजल हो गया, तनु हो गई, और हरमनप्रीत या हशमीत नाम है उस स्टूडेंट का। कभी नेहा, कभी कुशाग्र की, ये बच्चे करते रहते हैं। तो ये हमारे आपका आंसर, ये जो हमारा टैब है, इसमें ऑलरेडी हम आंसर डिस्प्ले करते हैं एंड देन वी रिव्यू। सो दैट इज़ वाई वी रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी टैब, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे हम आपको टाइम टेबल भी बनाना सिखाएंगे और आपका टाइम टेबल भी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा आईएएस प्रीलिम्स ओपन टेस्ट है दोस्तों, 10th ऑफ अप्रैल को। दिस इज इक्वली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट योर वो ग्राउंड वाटर, ठीक है। कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, क्या प्रिपरेशन है आपकी, और है ना। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि इसको आप दीजिए, ज़रूर दीजिए इसको, ठीक है। फॉर्म वगैरह फिल करिए और टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कल आद्या मैम का एक लाइव सेशन था यूट्यूब पर, जहाँ पे उन्होंने 2023 के लिए वीडियो बनाया था। और ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एनीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर 2023 दे कैन गो वॉच दिस वीडियो। और ये सारे टाइम स्टैम्पिंग मैंने दी है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक। इट्स ए होलिस्टिक वन शॉप स्टॉप, पूरा का पूरा इस वीडियो में है। आप ज़रूर देखिए। आप रेकमेंड कर सकते हैं किसी को, शेयर कर सकते हैं किसी से। इससे बाहर बहुत मुश्किल से पूछेगा। ये ही एक होलिस्टिक बुक और बुक लिस्ट रिसोर्सेज हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी में आपको चाहिए होती है। एंड दैट इज प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच। ओके, सो आप ज़रूर इसको देखिएगा। हमारे यूट्यूब के वीडियोज़ में ऑलरेडी अब एग्जिस्ट है और आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे शायद, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारा 1-to-1 मेंटरशिप। इसके बारे में आप सबको पता है। इन केस यू हैव एनी डाउट, आपको हमसे बात करने का मन कर रहा है, आप नहीं चाहते हैं कि हम टाइप करें, चैट पे बात करें, आपको डायरेक्ट कॉल पे बात करने का मन कर रहा है, अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है, जो कि मोस्ट नेसेसरी है, तो प्लीज़ आप लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करिए और फिर हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, क्योंकि आजकल बहुत सारे इनिशिएटिव हम चला रहे हैं, ठीक है। चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या फिर नेशनल स्पॉटलाइट हो गया, या फिर 2023 की तैयारी हो गई, ये ज्योग्राफी का हो गया। सो दे आर सो मेनी थिंग्स, इन फैक्ट इंटेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स। सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब आते हैं हम नेशनल अपने मुद्दे पे, ठीक है। यूक्रेन एंड द एनाटॉमी ऑफ इंडियाज न्यूट्रलिटी। यहाँ पे आने से पहले इस आर्टिकल पे आप आ जाइए। ये आर्टिकल बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में लिखा गया है। और द हिंदू के जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एडिटर हैं, उन्होंने खुद लिखा है। स्टैनली जॉनी ने ये आर्टिकल लिखा है और हमेशा लिखते रहते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एंड सिंपल आर्टिकल। इसको हम समझेंगे कि आखिर इंडिया का जो स्टैंड, जो न्यूट्रल पोजीशन है इंडिया की, वो क्यों है, क्यों इंडिया न्यूट्रल पोजीशन ले रहा है, और वेस्ट मतलब कि यूरोप और यूएस क्यों मतलब इंडिया के स्टैंड को वो कंडेम कर रहा है, ठीक है। वो अपनी इंटरेस्ट, अपना जो इंटरेस्ट है इंडिया के स्टैंड की तरफ, वो गलत बता रहा है कि भाई हम इंडिया के स्टैंड से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इंडिया का स्टैंड ऐसा लगता है कि बहुत ही लॉपसाइडेड है। मतलब
क्या चाहता है इंडिया, नहीं पता। सो आज हम ये इंश्योर करेंगे, आपको पहले ये बताएं कि भाई क्राइसिस चल रहा है, क्या चल रहा है, इंडिया का स्टैंड क्या है, और ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडिया के स्टैंड से सहमत हैं, और इंडिया के स्टैंड के पीछे क्या रीज़न रही है। ठीक। सो ये सब अभी हम समझेंगे। सो बेसिकली क्या है मुद्दा, मुद्दा ये है कि जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं हम। जब पंडित नेहरू शुरू में जब भारत का आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद 1950s के बाद, उसके बाद जब हमारा डोमिनियन स्टेटस हमारा ख़त्म हो गया था, जब सोवरेन हो गए थे हम, संप्रभुता कहते हैं ना, कि जब हम संप्रभुता मतलब कि जब हम सोवरेन हो गए थे तो हमारी मिलिट्री, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब हम ही तय करते, और कोई नहीं करता, ब्रिटिश कॉलोनी नहीं करती। तो दिस इज़ व्हाट 1950 हैड। क्या था कि हम इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी मुद्दे होंगे वो हम तय करेंगे, और मिलिट्री ये हमारी कहना मानेगी, हमारा कहना, और किसी का नहीं कहना मानेगी। तो 1957 में जब सोवियत यूनियन का उद्भव हुआ था, जब सोवियत यूनियन एक बड़े फॉर्म में नज़र आया, तो उन्होंने हंगरी पे सबसे पहले कब्जा किया। जब हंगरी पे कब्जा किया तब भी जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने अपना एक न्यूट्रल अप्रोच बताया वहाँ पे। सो देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड डे टू डे विच हैव डिसलाइक्ड इंटेंशनली, राइट। वी हैव नॉट कंडेम्ड देम। हम लोगों ने उसको कंडेम नहीं किया, हाँ हमने डिसलाइक किया है कि ये गलत हो रहा है, या फिर हमने ये कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने कभी निंदा नहीं की है उसकी, या फिर हमने कभी वोट नहीं किया है उसके अगेंस्ट में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। तो नेहरू जी का एक्सियोम, एक्सियोम मतलब कि प्रिंसिपल, वो विचारधारा क्या थी, वो प्रिंसिपल क्या था जो कि टाइम टू टाइम रिलेट करता है। सो नेहरूज एक्सियोम हैज़ कंटिन्यू टू गाइड इंडियाज अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट। आज भी ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज इसी प्रिंसिपल की वजह से हम न्यूट्रल हैं, और थैंक्स टू दिस प्रिंसिपल कि नाम जैसी इनिशिएटिव आया। क्या था वो? नॉन अलाइंग मूवमेंट। ठीक है, और धीरे 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 कई सारे सिग्नेटरीज होते गए। वैसे ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन इंडिया का भी ब्रेन था, ये नेहरू जी का भी इसमें बहुत हाथ था। सो ये वही सिचुएशन है कि उस टाइम पे जब सोवियत यूनियन ने इंटरवीन किया था हंगरी में 1956 में, फिर चेकोस्लोवाकिया में 1968 में उसने इंटरवीन किया, फिर अफगानिस्तान में जो सोवियत यूनियन है वो इंटरवीन किया, और फिर अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया 2003 में। इन सारे क्रोनोलॉजिकल इश्यूज में इंडिया ने कभी भी अपना वोट किसी के फॉर या किसी के अगेंस्ट में नहीं डाला है। इंडिया वॉज न्यूट्रल, ऑलराइट। सो इन रिस्पॉन्स टू रशियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन, भाई जो कंडेम किया जा रहा है, वो कंडेम क्या हुआ रहा है? कंडेम ये हो रहा है कि रशिया यूक्रेन के साथ सिविलियन किलिंग्स को लेके गलत कर रहा है, ये हो रहा है। बल्कि कई सारे ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एब्सटेन करने से भाई मना कर दिया है, या वो एब्सटेन ही किया है, या फिर वोट देने से मना कर दिया है। ठीक है, लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये गलत है, लोग अपने फिलॉसफी में, अपने मोरल एथिक्स में, अपने टीवी इंटरव्यूज़ में लोग कह रहे हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, बट a vote in UNSC is a different thing than saying here like in a TV channel or just interpretation जो अपनी बता रहे हैं, that is different. Now, other than India, ये मैप आप देख रहे हो, इसीलिए मैंने मैप डाला है यहाँ पे। इंडिया के अलावा ऐसे कई और कंट्रीज हैं जो कि एब्सटेन किए हैं वोट करने से, दे हैव एब्सटेन्ड voting Russia or condemning their violences. But also, what they have done, they have criticized or they have disliked the act what Russia has done against Ukraine, specifically on civilians. For example, South Africa. South Africa is another major democracy, right? South Africa ने भी abstain किया है from the UN votes that sought to condemn Russia. कहाँ है साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका यहाँ छोटू सा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई है इन द गल्फ दैट होस्ट थाउजेंड ऑफ US ट्रूप्स, राइट। एब्सटेन फ्रॉम वोट इन द US UN सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने भी वोट नहीं किया था। तीसरा इजराइल, इजराइल कहाँ पे है? ये इजिप्ट के पास है, छोटू सा यहाँ पे। द
यूएस क्लोजेस्ट अलाई इन वेस्ट एशिया, इसमें यूएस का सबसे क्लोज अलाई है, एंड इसने भी कंडेम रशिया अटैक बट रिफ्यूज टू ज्वाइन द सैंक्शन रेजीम एंड हैड सेड नो टू सेंडिंग डिफेंस टू यूक्रेन। ठीक है, हालांकि कंडेम किया है, लेकिन सैंक्शन, जो इकोनॉमिक सैंक्शन यूएस ने रशिया के ऊपर लगाया था, उसको कंडेम किया, वहाँ सपोर्ट नहीं किया इजराइल ने। ठीक है, और ट्रूप्स भी सेंड करने से मना कर दिया गया यूक्रेन में। तीसरी, टर्की जबकि नेटो की मेंबर है, यहाँ पे टर्की ये है छोटू सा ईरान के ऊपर, टर्की नेटो की एलाई है, डिड द सेम थिंग एंड इज मीडिएटिंग बिटवीन Russia and Ukraine, but none of these countries have come under the kind of pressure and public criticism what the West had that India has. ठीक है, एब्सटेन इन लोगों ने भी किया है, इन लोगों ने भी डिसलाइक किया है रशिया के एक्ट को, लेकिन जो प्रेशर इंडिया के ऊपर आ रहा है वो प्रेशर इन कंट्रीज के ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए जानते हैं, हम एनालाइज करते हैं वो 3 रीजन, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी interesting, so please stay tuned here. 3 reasons, most important: political, economic and strategic. Let us analyze the reasons. What could be the broad reasons कि इंडिया जो है यहाँ पे एब्सटेन किया है उसके पीछे? फर्स्ट इज पॉलिटिकल रीजन। सो द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि सी वेस्ट हैज़ केयरफुली ट्राइड टू कंस्ट्रक्ट अ नैरेटिव कि भाई रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने यूक्रेन पे असॉल्ट किया है, मतलब कि जो बाइडन साहब का जो एक फ़िलॉसफी थी, फ्री वर्ल्ड की फ़िलॉसफी, राइट, फ्री वर्ल्ड की फ़िलॉसफी पे व्लादिमीर पुतिन साहब ने अटैक किया है। और जब फ्री वर्ल्ड की फ़िलॉसफी आती है दोस्तों, तब डेमोक्रेसी की बात आती है। ऑफ कोर्स यूएस अपने आप को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बताता है, तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट होने के नाते फ्री वर्ल्ड को हम प्रमोट करते हैं, और जब फ्री वर्ल्ड के ऊपर हमला होता है तो इट्स लाइक कि हमला ऑन दी डेमोक्रेसी। तो यहां पे क्वेश्चन आता है, इंडिया बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कैन ऑल्सो विटनेस दिस पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे एक पॉलिटिकल अटैक आता है, पॉलिटिकल पॉइंट यहां पे आता है, बीइंग अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बीइंग अ कंट्री which encourages free world, which encourages सर्वधर्म समभाव, right, which encourages वसुधैव कुटुंबकम, वो इस सिचुएशन में एब्सटेन कर रही है। अब आती है बात इकोनॉमिक सैंक्शन की। फ्रॉम इकोनॉमिक सैंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, सैंक्शंस ऑन रशिया वर इम्पोज लार्जली बाय वेस्टर्न कंट्रीज। यूएस ने किया, यूएस तो भर भर के इम्पोज किया, ईयू ने भी कुछ कंट्रीज ने किया सैंक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शन मैंने आपको बताया भी था इकोनॉमिक सैंक्शन में क्या क्या आते हैं, 4-5 तरह के इकोनॉमिक सैंक्शन होते हैं। तो कई सारे, अब जैसे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 है, नॉर्ड 2 है, उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की गई थी। जर्मनी ने कहा था कि भाई पहले आप ये मुद्दा सॉल्व करो, तभी हम आगे बढ़ाएंगे नॉर्ड पाइपलाइन 2 को। या फिर जो नॉर्ड पाइपलाइन 2 है उसके जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जर्मनी के कानून के हिसाब से नहीं है, इस वजह से हम साइन नहीं करेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, कई सारे बैंक्स, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कंपनीज थी जिन्होंने अपनी फंक्शंस को लिमिट कर दिया था रशिया में। कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। ठीक है, ये एशिया में बस यही 3-4 कंट्री थी जिन्होंने सपोर्ट किया था यूएस के सैंक्शन को, लेकिन लार्जली लोग एब्सटेन किए थे। और जब एशिया की बात करेंगे तो चाइना तो आएगा ही आएगा। चाइना ने सपोर्ट किया है रशिया को, चाइना बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हैज सपोर्टेड रशिया ऑन दिस। ठीक है, और रही बात इंडिया की, इफ इंडिया ऑल्सो कंटिन्यू टू ट्रेड विद रशिया, working around payment curbs that would invariably blunt the effect of sanction on the Russian economy. ये साफ साफ ये जाहिर होता है कि यूएस अगर सैंक्शन लगा रहा है रशिया पे और इंडिया अगर ट्रेड कर रहा है रशिया से, तो वो बिल्कुल साफ साफ है, एकदम जाहिर है कि इंडिया क्या चाहता है, राइट। सो ये एक इकोनॉमिक रीजन हो सकता है। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक रीजन हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। वाई? बिकॉज दिस रीजन ये ग्लोबल क्राइसिस के बारे में बात कर रहा है, और ये कोल्ड वॉर एंड होने के बाद के बारे में बात कर रहा है। ये बात ये कर रहा है किसी इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पिछले 30 सालों में बहुत इंप्रूव की है, और यूएस के साथ तो अपनी पार्टनरशिप बहुत अच्छी बनाए रखी है। पिछले 30 सालों में इंडिया यूएस की दोस्ती बहुत अच्छी हुई है। वहीं पे
रशिया से जो उसकी दोस्ती है वो बैलेंस्ड है, ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, एक बैलेंस स्टेट है, जैसी थी वैसे अभी है। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से भारत ने पिछले 30-40 सालों में रशिया के साथ भी पार्टनरशिप किया है, ठीक है भाई। बहुत सारी ऐसे सेगमेंट्स हैं वेयर इन दे फेस डिफिकल्टी इन पार्किंग अ चॉइस। सो यहाँ पे इंडिया के पास बहुत मुश्किल है कि इधर जाएं या इधर जाएं, राइट। सो कहा जा रहा है मेनी ऑफ देम दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इंडिया टू गिव अप इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड टेक अ स्टैंड दैट अलाइंस विद दैट ऑफ इंडिया। वैसे ये होने वाला नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं कि हाउ इंडिया सीज दिस वॉर। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुनिएगा। सो हाउ डज इंडिया सी दिस वॉर? सो इंडिया, कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, राइट, बट many of the countries actually they are overlooking India's position in this conflict, ठीक है। कुछ सीरियस पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो ग्लोबल वर्ल्ड का ऑर्डर है वो पहले से ही चेंज होता आ रहा है, जैसे कि जॉर्जिया वॉर हुआ था 2008 में, जैसे कि क्रीमिया को अनेक्स किया गया था 2014 में। ये एक अर्ली साइन थे किस चीज़ के? एक जियोपॉलिटिकल जो शिफ्ट है उसको ट्रांसफॉर्म होने के, ये अर्ली साइंस थे। यानी कि अमेरिका का जो अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना और अफगानिस्तान की जनता को मतलब एक तरीके से झोंक देना तालिबानियों के अंदर, ये एक पहल थी किस चीज़ की? डिस्टर्बेंस की, वर्ल्ड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक डिस्टर्बेंस की पहल थी। वहीं पे एंड द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन मार्क द शार्पेस्ट मैनिफेस्टो ऑफ न्यू ग्लोबल डिसऑर्डर, जहां पे इंडिया लुक्स एट द वर्ल्ड, इट सीज 3 ग्रेट पावर्स एंड सेवरल मिडिल पावर्स। 3 ग्रेट पावर्स किसकी बात हो रही है? रशिया, यूएस, चाइना, दे आर द 3 ग्रेट पावर्स जहां पे इंडिया देख रहा है इनको। एक जो है जिससे संबंध बहुत अच्छे बन गए हैं पिछले 30 सालों में, एक जो है वो पिछले 75 सालों से भारत का साथ दे रहा है, और डिफेंस, मिलिट्री टाइज और कई सारे ऐसे डोमेन हैं जहां पे रशिया ने सपोर्ट किया है भारत को। चाइना जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है भारत का। तो ये एक 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि वो इंडिया देख रहा है अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से रिलेटेड। नाउ द यूएस रिमेन्स द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट पावर, लेकिन यूएस जो जियोपॉलिटिकल उसका आउटकम है ना, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल आउटकम, मतलब जो प्रभाव है दूसरी कंपनियों पे उसका, वो कम होता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है। वहीं पे साइमल्टेनियसली, और मे बी यू कैन से ऑन द अदर हैंड, और मे बी ऑन द अदर वे अराउंड, चाइना राइज कर रहा है। चाइना की जो पॉलिटिकल पावर है, चाइना की जो इकोनॉमी है, वो और राइज कर रही है, ठीक है। नाउ रशिया इज अ वुंडेड बियर विथ इट्स इंपीरियल नॉस्टैल्जिया। रशिया इकोनॉमिकली वीक है ज़रा सा, लेकिन उसके पास लैंड मास बहुत ज़्यादा है, उसके पास मिलिट्री भयंकर है, मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स है वो भयंकर है। आप देख रहे हो रशिया का लैंड मास बहुत ही ज़्यादा है। सो दिस इज वॉट इज ऑल अबाउट। सो इंडिया कंफ्यूज है कि भाई मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली हमें सोचना पड़ेगा, राइट। सो न्यूट्रलिटी इज द बेस्ट अमॉन्ग द बैड ऑप्शन, राइट। सो अगर कंफ्यूज आप हो भी तो आप न्यूट्रल रहो, ठीक है। देखो, 2 सही चुनना बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन 2 चीज़ें जब गलत हैं तो उन दोनों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। वो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी याद है ना, मैंने आपको समझाया था, आवश्यकता का सिद्धांत, कि 2 बैड एप्पल्स में से कौन से एप्पल को आप खाओगे, किसके पास आप जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 गलतों को के बीच में सही चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल है। तो इंडिया ने स्टैंड किया है न्यूट्रल रहना। बेसिकली अगर हम बात भी करें चलो रशिया और यूएस की, तो हुआ क्या है, देखिए, फॉरेन पॉलिसी मोरल इंटरेस्ट पे नहीं बनती है, वो नेशनल इंटरेस्ट पे बनती है, ठीक है। आपका अंदर से क्या महसूस कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, देश सुरक्षित रहना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। सो एवरी कंट्री फॉर्मुलेट्स इट्स फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, नॉट ऑन मोरल कमिटमेंट्स, ठीक है। सो द यूएस लेड नाटो, उन्होंने यूगोस्लाविया में लगभग 78 दिन तक बमबारी की 1999 में। उनको लगा कि भाई इससे वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और अमेरिका की जो लीडरशिप है कोल्ड वॉर में वो कायम रहेगी, मतलब पावरफुल रहेगी, ठीक है। बेसिकली
यूएस ने किसको इन्वेड किया था? यूएस इन्वेडेड इराक इन 2003, इट वांटेड टू रीशेप वेस्ट एशिया। उसने लीबिया तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए। द यूएस इज नाउ सीकिंग टू पनिश रशिया, not primarily out of the moral commitment, but because the crisis in Ukraine has opened up opportunities to weaken Russia. दर्द यहाँ ये है यूएस को कि उसकी जो वर्चस्व है, उसका जो पावर है, उसकी जो ताकत थी, वो वर्ल्ड लेवल पे रशिया कम कर रही है। और यूक्रेन रशिया के इस क्राइसिस की वजह से यूएस का जो होल्ड था कंट्रीज पे वो कम होता जा रहा है। यही परेशान कर रहा है यूएस को, राइट? बट इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट आर नॉट अलाइन विद दिस लाइन, ये एक दूसरी बात है। लेकिन इंडियन इंटरेस्ट आर नॉट सर्व्ड विथ वीकेंड और आइसोलेटेड रशिया, ठीक है? इंडिया का इंटरेस्ट इससे नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडिया नीड्स रशिया नॉट ओनली फॉर डिफेंस एंड एनर्जी परचेज बट ऑल्सो फॉर व्हाट? फॉर जियो पॉलिटिकल रीजन्स, ठीक है? भाई चाइना भी तो है, चाइना के साथ कंपटीशन है भारत का, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना एशिया में, कोई सुपर पावर कंट्री जिसको वो अपना दोस्त बना सके। और बाद में अगर चाइना अगर इंडिया के ऊपर हावी पड़ेगा तो कोई तो होना चाहिए ना। तो सिर्फ चाइना, आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप देखिए श्रीलंका में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, भारत के चारों ओर की जो कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, राइट? सो वी नीड समबडी हियर। यहाँ पे विथ क्लोज टाइज विथ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिंग। यूएस, जापान उधर, यहाँ देखिए क्वाड वाले की हम बात कर रहे हैं, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों से भारत का संबंध बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि ये सीज के बारे में बात हो रही है, मैरीटाइम के बारे में बात हो रही है, ठीक? सेकंड क्या है कि भाई ईरान एंड सेंट्रल एशिया कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इट्स कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट, स्पेशली आफ्टर द यूएस इग्नोमिस विड्रॉल ऑफ अफगानिस्तान। तो ये इतना जो मैंने समझाया है वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस प्रीलिम्स के लिए समझना। कंसेप्ट फंडामेंटल क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद जो मर्जी जहां से क्वेश्चन आएंगे आप निसंकोच मस्त लिखिए। अच्छा, ट्रेजेडी यूक्रेन में क्या हुई थी? यूक्रेन की ट्रेजेडी ही यही है दोस्तों, दैट वेस्ट इज नॉट इनोसेंट बाई स्टैंडर्ड इन द होल रशिया क्राइसिस। वेस्ट को लगता है कि भाई हम बहुत ही बेचारे हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है यूक्रेन के साथ, जबकि सबसे बड़ी कांड तो यूक्रेन के साथ वेस्ट ने ही किया है, यूएस, यूरोप ने ही किया है। क्या 2008 में ही यूएस ने नेटो ने प्रॉमिस किया था कि वो मेंबरशिप देगा यूक्रेन को, लेकिन 2008 से ही वो लड़ते चला आ रहा है, मेंबरशिप मिली ही नहीं है यूक्रेन को, राइट? ये मुद्दा आ रहा है। दूसरी बात कि भाई यूएस कंटिन्यू टू प्रोवाइड मनी एंड लिमिटेड वेपन्स टू कीव, जो राजधानी है, ठीक है? राजधानी मतलब किसकी? बेलारूस की। नहीं सॉरी, राजधानी इसकी बेलारूस की तो मिन्स्क है, इसकी राजधानी जो है यूक्रेन की, वो पंप कर रहा है मनी, लेकिन कभी मतलब ऑफिशियली खड़ा होकर नहीं आया है, राइट? और नेटो भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उसका मेंबर ही नहीं है यूक्रेन। सो यहाँ पे, और 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने, तब भी कोई मामला नहीं उतना गर्म हुआ था, तब भी कोई मामला यूएस ने और नेटो ने साथ नहीं दिया था। तो यूक्रेन तो हमेशा से वहीं रहा है, यूक्रेन हमेशा से सेंसिटिव इशू रहा है। यूक्रेन बचाया जा सकता था रशिया के चंबुल से, रशिया के पकड़ से 2008 2006 में ही, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है? While Ukrainian pushback has denied Russia's early military objective in Russia, Moscow might succeed in getting Ukraine President Vladimir Zelensky to accept the neutrality। कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन को आधे हिस्से में बांटा जाएगा, यूक्रेन आधा चला जाएगा रशिया में, आधा यूक्रेन इंडिपेंडेंट रहेगा। लेट्स सी क्या आता है मुद्दा। लेकिन इंडिया इज नॉट अ क्लाइंट स्टेट ऑफ एनी ग्रेट पावर, और इवन अ क्लाइंट स्टेट हैव नॉट ज्वाइंड एनी सैंक्शंस। भारत क्लाइंट स्टेट नहीं है, भारत एक सॉवरेन स्टेट है, राइट? सो भारत की अपनी एक डिसीजन है, अपना एक प्रिंसिपल है, अपनी एक मोरल ग्राउंड से, अपना नेशनल इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भारत को डिसीजन लेना पड़ेगा। वो लिया है, इसलिए न्यूट्रल पोजीशन बहुत ज़रूरी है। आज हम क्या फैसला कर रहे हैं उससे 10 साल बाद पता चलेगा। तो आज हमारा जो सिचुएशन है, हम आज के बारे में सोचें। हम आज न्यूट्रल रहना चाहते हैं ताकि हमारा कल का भविष्य बहुत सही होने वाला है, ठीक? आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तो कमेंट करके बताइएगा। इन केस हमने यहाँ पे मेंस के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, कि डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया एंड द राइट अप्रोच देन द लेटर शैल टेक इन दिस रिगार्ड। कमेंट करके बताइएगा, वी विल रिव्यू योर आंसर इन आवर
कम्युनिटी स्पेस। अच्छा, एक और न्यूज़ थी इंडियन एक्सप्रेस की, फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन, ये थी स्पेशल ओलंपिक्स को लेके। ओके, तो कुछ खास नहीं था इसमें, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि भाई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है और स्पेशल ओलंपिक्स क्या होते हैं। ठीक है, सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है। आम तौर पे जो इंसान की जो सोचने समझने की ताकत होती है, सोचने समझने की जो प्रक्रिया होती है, वो कम होती है आम आदमी से, वो होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इट कुड बी एनीथिंग, राइट। नॉर्मल रीजनिंग, नॉर्मल सोचने की क्षमता, उसमें आप सक्षम नहीं हैं, उसमें आप वेल वर्स नहीं है, केपेबल नहीं है, एंड दैट वुड लीड टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इट डजंट कम बाय एक्सपीरियंस, इट कम्स बाय बर्थ, इट कम्स बाय न्यूट्रिशन। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि भरण पोषण, पालन पोषण की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। एंड देयर आर ऑलमोस्ट 25 मिलियन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सनैलिटीज इन इंडिया, उसी के बारे में है। ठीक है, और स्पेशल ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स क्या होता है, इन लोगों के लिए ही एक स्पेशली ओलंपिक्स करवाया जाता है जो कि हर 2 साल पे होता है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, विच हैपन्स year round in 7 regions of the world, 170 countries, and has more than 220 programs operating daily to provide empowerment through 32 Olympic type sport. There is an international governing and board of director. ये जो मैडम है मल्लिका नड्डा, ये खुद एक चेयरपर्सन रही हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत की। ठीक है, एंड ए सोशल एक्टिविटिस्ट रही हैं, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो बेसिकली इनका जो कहना है वो यही है कि भाई स्पेशल ओलंपिक्स जो वर्ल्ड वाइड एक मूवमेंट से शुरू हुआ था 1968 के दौरान, टू क्रिएट अ बेटर एंड मोर इक्वल वर्ल्ड बाय फॉस्टरिंग एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब समझ में आ गया ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब, थ्रू द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, देयर हैज़ बीन सेगमेंट्स ऑफ द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स सिर्फ उनके लिए ही नहीं है कि जो कि बहुत योग्य हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड है, नहीं। इक्विटी की बात होती है स्पोर्ट्स में, इक्वालिटी की नहीं बात होती है। जो जैसा है उसके लिए वैसा गेम, वैसा नियम। ठीक है, अब जितने भी लोग हैं स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स, उनके लिए एक ही रूल, एक ही गेम बना दिया जाए तो सिर्फ वही सक्षम होंगे, वही सक्सेस होंगे ना, जो कि बेस्ट होंगे, जो ओलंपिक्स में जाते हैं, राइट। तो वो इक्वालिटी की बात हम कर रहे हैं, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, राइट। कि जो जैसा है उसके लिए वैसा नियम, उसके लिए वैसा सेट प्रोग्राम, बॉडी गवर्नेंस। ठीक है, सो दूसरी चीज़ इन्होंने ये एम्फसाइज किया है कि हमारे इंडिया में ये जो मुद्दे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के या फिर स्पेशल ओलंपिक्स में, बहुत कम ध्यान दिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी ये एक नेग्लेक्टेड सेगमेंट है, और हम गवर्नमेंट इस पे फंडिंग बहुत कम करती है, और फंडिंग कम करती है तो ध्यान भी कम जाता है, ध्यान कम जाता है तो ऑलरेडी ये एक परेशानी से जूझ रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली वो दूसरी परेशानी से, दूसरी हेल्थ कंडीशन से जूझने लगते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ इनकी कम हो जाती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दिस सिचुएशन इज लुकिंग एट द प्रीवैलेंस ऑफ अनट्रीटेड हेल्थ कंडीशंस। एग्जामिनेशन ये रिवील करती है कि 35% ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स एथलीट्स हैव ऑब्वियस अनट्रीटेड टूथ डीके। ठीक है, एंड दे हैव नॉट गॉट एक्सेस टू हेल्थ केयर और द केयर दैट रिसीव दी, आई मीन वो अप्रोप्रिएट नहीं है जो भी उनको रिसीव हुआ है। ठीक है, सो द गवर्नमेंट हैज़ डन टू सपोर्ट दीज पीपल। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हुआ, विच एम्स टू अर्ली आइडेंटिफाई अर्ली and identification intervention to cover 4 Ds: defects, deficiency, disease and development delay including disability, clear implant under ADIP scheme। कई सारी कर रहे हैं चीज़ें, और आप भी बताइएगा कि एक वो भी था मेरे ख्याल से दिव्यांग, इसमें लिखा होगा स्पेशल ओलंपिक भारत हैज़ लॉन्च नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांग, वी केयर। सो भारत सरकार कर रही है, इनका कहने का यही मतलब है कि आने वाले टाइम पे हमें इन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स एक ज़रिया है एक्सप्रेशन का, एक ज़रिया है जीने का। ठीक है, साइमल्टेनियस जैसे एडुकेशन है वैसे स्पोर्ट्स से एम्पावर करता है आपको, जाति धर्म इन वर्ण व्यवस्था से आपको अलग खींच के ले जाता है, एक अलग पहचान देता है, राइट। सो मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो आज का ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स। आप मुझे 3 कैटेगरीज में बताइएगा, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एथलीट्स, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टिंग फिलॉसफी एंड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर।
स्पेशल ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होती है। ओके, नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस में ही एक ही आर्टिकल आया था, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ठीक है, ये आर्टिकल है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल व्हेन कंबाइंस विथ न्यू टेक्नोलॉजीज। इससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए ताकि आपका भी टाइम और मेरा भी टाइम दोनों सेव हो जाए। आद्या मैम का ये वीडियो था, 9 दिन पहले आया था, 15 मिनट का क्विक वीडियो है, वेयर इन यू विल बी एबल टू नो दैट वॉट ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। ये दूसरा जो यहाँ पे इनोसेंट की बात की गई है ना, ठीक है, यहाँ पे ट्राइब्स की बात की गई है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, ये मैंने अपने इस वाले आर्टिकल में कवर किया था कि पुलिस, टेक एंड प्रेजुडिस बहुत बढ़िया है। इससे रिलेटेड मैंने क्या नाम था उस मूवी का, जय भीम मूवी नाम थी, ये मैंने रिलेट किया था आपको, ये उसी का इमेज है, लगाया था मैंने, तो आप ये देख सकते हैं। दीज 2 वीडियोज़ विल बी एनफ टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स क्विकली। आप मतलब 15-20 मिनट के अंदर देख सकते हैं और बहुत सारे सेगमेंट्स उसमें कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक आज का ओपेड एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा। सो इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो, आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट टू कमेंट हियर, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर कम्युनिटी स्पेस जिसका लिंक दिया है, एंड यू कैन राइट योर मेन्स आंसर, यू कैन अटेम्प्ट हमारे प्रीलिम्स का क्वेश्चंस जो है जो मैंने पूछा है आपसे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द डेली अपडेट। मिलते हैं हम कल के एनालिसिस में, तब अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।